हाँ जी। करें शुरू फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, पढ़ा होगा ना तुम तो 11th में सब यार, एमईएस के लोग हो। हैं? फ्लूइड वूइड तो क्या आसान टॉपिक है, आता ही होगा सबको। हैं? नहीं आता? ऐसे मत बोलो यार, तो डिमोरलाइज कर रहे हो मेरे को। हम्म। वैसे फ्लूइड वैसे बेचारा यतीम ही होता है ना। 11th में भी आप लास्ट में जल्दी जल्दी में खत्म कर लेते हो, और 12th में भी वही कंडीशन है। नहीं, मुझे लगा तुम्हारा जनवरी जनवरी तक एंड तक चलेगा सिलेबस, तो आराम से पढ़ेंगे। पर अभी अभी बाहर खबर लगी कि तुम्हारा तो 4 जनवरी है। तो ये सच है? मतलब 4 जनवरी को तुम्हें यहाँ से वाइंड अप करना है, और तब तक अपने पास मुश्किल से 10 लेक्चर आ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फिर कैसे पढ़ेंगे? अरे यार ऐसे मत करो तुम। एक्स्ट्रा 3 बैच है ना, फिर ये भी तो लफड़ा है इसमें एक। कैसे हो जाता है? अच्छा, उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन पहले। फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट हाइड्रोस्टैटिक्स, कहाँ से शुरू करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स। चलिए साहब, कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे पहले, है ना। तो मुझे सब कुछ आता ही होगा, थोड़ा सा मैं सीख लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे। हो गया नहीं हुआ? है ना। हाँ, तो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ये तो सब आता है ना, फ्लूइड क्या होता है, वो भी डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी। फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते। फ्लूइड फ्लो क्यों कर पाते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उससे क्या होता है? अच्छा, चलिए गुड। वेव्स जो होती है फ्लूइड के अंदर, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट कर पाती है क्या? कर पाती है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स फ्लूइड में। अच्छा एक बात बताओ, अपन एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मुझे वेव पढ़ाया जाता है, तो वेव्स अब ऐसे चलेगी ना दुनिया इधर उधर, मतलब जाएगी वो कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो जब आप वेव पढ़ते हो, तो वेव को विजुअलाइज करवाने के लिए दुनिया का हर टीचर जो सबसे कॉमन एग्जांपल देता है वो क्या होता है? सब आप किसी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, फिर आपने कंकड़ डाला, फिर वहां रिपल्स बन रही, तो आपको दिख रही सब वेव प्रोपेगेट हो रही है, राइट? हेलो। हाँ, न्यूटन ने वेव्स को कैसे डिफाइन किया था पता है तुम्हें? तो वेव का जो बेस्ट एग्जांपल दिया था, तुम्हें पता है तुम्हारा जो नीट है वो भी मार्च में होने वाला है। अभी सुबह ही इंफॉर्मेशन आई है। मार्च में, मतलब जस्ट बोर्ड के नहीं नहीं नहीं, मार्च बोर्ड के आई थिंक 4 या 5 दिन का ही गैप है। नहीं नहीं, नीट, NEET। हेलो। मची हलचल। यस, यही वेव्स है। सो एक्चुअली होता क्या है देखो ना, अ, ये तो ठीक है मैंने ओपन कर दी, और जब मैं वेव पढ़ाता हूँ तो कहानी कुछ और ही होती है। बकायदा वो जो काउंटर पर्सन है वो एक पेपर ला के मुझे देता है, और मैं बकायदा अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। और ये मुझे अच्छी तरह पता होता है कि उसके बाद उनकी पूरी क्लास में बच्चे कोमा में होते हैं। क्योंकि उनका दिमाग खराब हो रहा होता है। और आजकल तो जमाना कुछ और ही है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो यहीं बैठ के पीछे चुपके से नीड्स जो है वो मैसेज गया। सो बेसिकली उसने जो बेस्ट एग्जांपल दिया, अगर आपको वेव्स को समझना है तो आप र्यूमर्स को देखो। र्यूमर्स कैसे स्प्रेड होते हैं? ऐसे ही चलते हैं, आप कहीं नहीं जाओगे, पर र्यूमर्स तो गया। तो मैकेनिकल वेव के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत अच्छे तरह से ये लोग बहुत अलग तरह से सोचते थे। तो वेव्स के बारे में अगर बात करें, तो वेव्स में क्या होता है देखो, आपसे कहा जाए कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने सेंटर पे एक पेबल ड्रॉप किया, आप वाटर रिपल्स को बनते हुए देखोगे, वो कंटेनर की वॉल्स तक जाती है, वहां से इनफेक्ट वापस रिफ्लेक्ट होकर भी आती है और सुपरइम्पोज होकर भी दिख जाएगी, ठीक है।
लेकिन आपसे कहा जाए कि उसी कंटेनर के पानी को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद उसको आपने साइड में रख दिया जब तक कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाए। अब आप पेबल ड्रॉप करें, अब रिपल्स फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्री का एक्सपेरिमेंट है, घर पे आराम से कर सकते हो, सबके घर किचन होता है, पानी होता है, कोई लैब नहीं चाहिए, कोई फालतू की चीज नहीं चाहिए, आप आराम से सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब रिपल्स प्रोपेगेट नहीं करती, क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो प्रॉपर्टी थी उसके पास, कौन सी प्रॉपर्टी? वेव्स के प्रोपेगेट होने के लिए बहुत बेसिक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है आपको, इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना? तो जो फ्लूइड की सरफेस होती है उसके पास सरफेस टेंशन होता है, और वही इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, जिसकी वजह से वो जो आप कहते हैं ना कुछ उसके पास ट्रांसवर्स पार्ट होता है, रिपल्स के पास लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों का मिक्सचर होता है वो, है ना? तो वो जो ट्रांसवर्स पार्ट है वो किसकी वजह से आया था? एग्जैक्टली अब वो खत्म हो गया, अब वो नहीं आएगा, राइट? तो वो जो इलास्टिसिटी थी, थोड़ा इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था। हम जो बात करते हैं कॉमनली कि क्यों प्रोपेगेट नहीं कर पाती वेव्स फ्लूइड के अंदर, उसका बेसिक आंसर क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते। आप जानते हैं शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? हेलो, प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज द प्रेशर? कौन डिफाइन करेगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात, टाइप वाइफ की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेस क्या होता है? अरे यार ऐसे मत करो। ना टीचर कोई भी चीज पूछे ना, तो सवाल को शक की नजर से नहीं देखते। होता ना कि और पता नहीं हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें आता है हम वही बात करने वाले। व्हाट इज द स्ट्रेस? तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर मैं 10 दिन में फ्लूइड कैसे पढ़ाऊंगा? व्हाट इज द स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिस्टोरिंग फोर्स से डिफाइन करते हैं ना। एक वो फंडामेंटल बात है। फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मतलब ऐसे नहीं, बुरा नहीं मानते। तो बहुत फंडामेंटल लेवल पर हम बात करें, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? अभी एग्जाम आएंगे तुम्हारे सर पे, ठीक है? एग्जाम में सिलेबस नहीं होता, कई बार मेजर टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो टीचर भी पूछ रहे होते हैं कितने नंबर आ रहे हैं, मम्मी बार बार फोन करके भी पूछती है। हेलो। तो एग्जाम के टाइम पे आपके पास अच्छा खासा प्रेशर होता है। हेलो। तो फिर कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स हमें फोन करते हैं कि साहब हमारा बच्चा इसमें है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस वो सब, प्रेशर वो सब चीजें हैं जो बाहर से आप फील कर रहे हो, और स्ट्रेस वो है जो अंदर से आ रहा है। और यही फिजिक्स भी बोलती, बोलती नहीं बोलती, है ना? एक ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करो, वो बोतल है प्लास्टिक की, उसको प्रेस करो, तो जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर था, उसके अगेंस्ट जो सब्सटेंस ने अंदर से डेवलप किया थ्रू द रिस्टोरिंग फोर्सेस, दैट इज स्ट्रेस। हेलो, समझ में आ गई बात? बहुत फंडामेंटल चीज है। अगर हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? देखो अब क्या होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, रीजन बीइंग हमारे पास टाइम सफिशिएंट नहीं, जो मुझे बाहर अभी इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमें कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे सारे सवाल बन जाए नीट में। जो भी अब एम्स का तो लोचा है नहीं कुछ, नीट ही सब कुछ है। तो फ्लूइड की अगर बात करें तो वो सब्सटेंस जो एबिलिटी ऑफ फ्लो रखते हैं, और एबिलिटी ऑफ फ्लो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो शेयरिंग स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते, राइट? दैट्स व्हाई दे आर एबल टू फ्लो। फ्लूइड की डेफिनेशन बेसिक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? सिंपल, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड per unit area perpendicular to the contact surface. Now what is the intensity of force? Intensity of force नाम सुनो, कई बार क्वेश्चंस में आता है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स नाम। आप कई बार सवाल सोल्व भी कर लेते हो, आंसर भी आ जाता है, पर पता नहीं पड़ता कि हुआ क्या था। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स? क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स? ये भी नाम नहीं सुना। एग्जैक्टली, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। देखो सिंपल सी चीज है, फिर अपन वापस आते हैं अपनी जगह पर। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मेरे पास डस्टर है ना इधर, राइट? ये डस्टर है, ये मार्कर है,
और एक पेन चाहिए मुझे, और तेरा हाथ चाहिए, यहाँ रख नीचे। हाँ कि तेरी मर्जी में जैसे रख, जब तुझे जैसे तुझे अच्छा मजा आया तैसे रख। ठीक है, ये डस्टर है, ये कॉन्टेक्ट एरिया है, और मैं इसके हाथ को प्रेस कर रहा हूँ। ना हाँ तू इधर आ। हाँ यार ये और मुसीबत है ना, ऑनलाइन में नहीं दिखेगा। रखो हाथ यहाँ, ठीक है, कैमरा उधर है ना। हाँ ठीक है, तो ये मैंने इसके हाथ को इस डस्टर से फोर्स अप्लाई किया बेसिकली। तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया पे के थ्रू फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ। राइट, तो डस्टर को मैंने यूज करके एक फोर्स अप्लाई किया। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उतना ही फोर्स डस्टर के बजाय मार्कर से लगाया। पहले कंपेरिजन थोड़ा ज्यादा मजा आया होगा, नहीं? अगर मैं उतना ही फोर्स इससे लगा दूं तो, मतलब तू फील कर पा रहा है प्रैक्टिकल करके बता। ठीक है, सो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि जब देखो फोर्स आपने सेम अप्लाई किया है, लेकिन आपको फोर्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब फील हुई, जब आपने एरिया टेंड्स टू जीरो कर दिया। नहीं समझ में आई बात? तो प्रेशर को ही इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बोलेंगे, लेकिन हमेशा नहीं। कब बोलेंगे? जब एरिया टेंड्स टू जीरो, यानी बहुत कम एरिया ऑफ कांटेक्ट हो। जो आपके सारे कहानी आती है ना कि साहब हम शार्प नाइफ से क्यों काट पाते हैं, सुई के तीखा होना क्यों जरूरी है, हम सब प्रेशर को ही तो बात करते हैं। प्रेशर की एप्लीकेशन है सारी की सारी, पर उन सभी केसेस के अंदर हम प्रेशर को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, जब एरिया टेंड्स टू जीरो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। अच्छा, प्रेशर जो है वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? प्रेशर इज वेक्टर और स्केलर? व्हाई प्रेशर इज स्केलर? अच्छा, प्रेशर का डायरेक्शन होता नहीं होता? डायरेक्शन तो होता है, पर जिनके पास डायरेक्शन हो जरूरी नहीं वो वेक्टर हो, तो हम जानते हैं। वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। पहला, स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन आप बता सकते हो यही डायरेक्शन है, कंफ्यूजिंग वाली नहीं। प्रेशर के बाद कंफ्यूजिंग डायरेक्शन होती है बेसिकली ना। अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर फ्री सरफेस से नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करो और आपसे पूछा जाए कि यहाँ प्रेशर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे प्रेशर तो है। और आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्शन बताएं, क्या बोलेंगे? इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ द प्रेशर। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, आप डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई बात? तो अब सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर प्रेशर। आर्टिकल का नाम डालो प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर की बात करने वाले। नंबर वन, प्रेशर। मुझे मार्कर चलाना ही नहीं आ रहा यार, बहुत अरसा हो गया ना मार्कर चलाए। बीच में कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली और काफी टाइम से हम उधर दूसरे काम में लगे हुए हैं। हाँ, तो बात कर रहे हैं प्रेशर की। डेफिनेशन लिखो, लिखो। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। फोर्स अप्लाइड per unit area perpendicular to the contact surface known as pressure, known as pressure। तो हम सीधी सीधी बात करने वाले हैं। यहां पर मैं एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूं। सपोज ये जो एरिया है ये डेल्टा ए है, और इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया डेल्टा एफ। तो आप बताइए हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैथमेटिकली बात करें तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? हाँ, एवरेज प्रेशर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, क्या बताइए? डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। शर्त क्या है? ये परपेंडिकुलर टू दी एरिया होना चाहिए फोर्स। राइट, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, यहीं से हम बात कर सकते हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, जब एरिया जो है डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, मतलब हम इसकी लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, वही कंडीशन जब अपन एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, वही लॉजिक है कहीं ना कहीं। तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो कैसे लिखूंगा जरा से बताना। एरिया डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट है, और इस कंडीशन में डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए को एज ए होल क्या लिख सकते हैं? डी एफ बाई डी ए, नॉट डी टी। एंड दिस इज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। लॉजिक समझ में आ गया होगा क्यों इंटेंसिटी बोलते हैं? ठीक है, बहुत आसान सी चीज है ये। मतलब देखो, फिजिक्स को जितना आप प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। हमारे सराउंडिंग में भरी पड़ी है फिजिक्स, चलते फिरते उठते बैठते हर चीज आपसे जुड़ी हुई। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और
कई बार इतने बेहतरीन सवाल बनते हैं और वो इतने आसान होते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से हुआ था। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? यूनिट क्या होगी जरा बताना। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको किसके बराबर बोलते हैं? पास्कल। और कौन कौन सी यूनिट होती है? एटीएम होती है, बार होती है, टोर होती है। टोर का मतलब क्या होता है? टोर, यस टोर। पता है मेरे एग्जाम में जब मैंने दिया था एग्जाम कंपटीशन, तब मेरे क्वेश्चन गलत हुआ था। टोर इज द यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन आया था। '96 के अंदर मैंने AIPMT दिया था। यस, आई एम ए डॉक्टर, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, पर पिछले 21 साल से फिजिक्स पढ़ा हूँ। 10 साल IIT पढ़ाया, इंक्लूडिंग टॉप रैंकर्स ऑफ द IIT। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो टोर इज द यूनिट ऑफ मेरे गलत हुआ था। आउट ऑफ 300 मेरे 292 मार्क्स आए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन गलत थे। एक तो था टोर इज द यूनिट ऑफ, और एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल वाला नहीं होता, सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होता है नॉन कंडक्टिंग के अंदर। यस एग्जैक्टली, वो मैं कंडक्टिंग मान के करके आ गया था। तो ये टोर। अभी अच्छा, कई बार ऐसा लगता है ना आपको, इससे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इनका डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि तुम नीट देने वाले हो, कि इतना आसान क्वेश्चन आपके गलत हुआ यार। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, तुम तुम्हारे पुराने क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो बड़े आसान लगते हैं, पर यहाँ आपको टेस्ट पेपर लिया जाता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और क्लास में तो पता नहीं क्या करवाते। ऐसा लगता होगा ना? ऐसा बिल्कुल लगता है ऐसा, पर इसका रीजन क्या है? देखो क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ टोर। उससे पहले किसी बुक में टोर प्रेशर की यूनिट होती नहीं लिखा हुआ था। जनरली बुक्स में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कंटेंट होता है, क्योंकि बुक्स को जो फ्रेम किया जाता है तो किसी ना किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया जाता है। उसमें आने वाले क्वेश्चंस को हमें इंक्लूड कर लेते हैं, उन कंसेप्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। टोर कभी पूछा ही नहीं जाता था, तो टोर उन्होंने लिखा हुआ नहीं था, यानी किसी बुक में, किसी नोट्स में, किसी टीचर के क्लास के अंदर टोर नहीं पढ़ाया जाता था। अब आप इमेजिन करो, जब आप टोर पढ़ते नहीं तो आपके लिए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जब एक बार एग्जाम में आ गया तो हर बुक में मिलेगा, वेरी इजी क्वेश्चन। और यही तुम्हारे साथ होता है। अगर मैं कोई कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, तो उस कंसेप्ट की डिलीवरी के टाइम मुझे पता है कि इस पे कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन चीजों को कई बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। और जब आप पुराने सवाल का सोल्व करना बैठते हो तो हर सवाल तुम्हें बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब वही एक नया क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है ना पहली बार, तो वो तेलुगु में लिखा होता है, तब मजा आता है कि वास्तव में क्वेश्चन क्या था। खैर, सो पास्कल की हम बात कर सकते हैं, डायमेंशन बाकी सब बताया ना, टोर क्या होता है, बार क्या होता है, हेलो, बाकी हम रिलेशन भी लिखेंगे, सब बात करेंगे। अब देखो यूनिट डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दो। आपको पता है न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय l2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? m1 l-1 t-2। हेलो, यस, ये तो यूनिट हो गई। यहां तक की कहानी क्लियर? अब बताइए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई? बोलो ना, क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सभी डायरेक्शंस में इक्वली एक्ट करता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हम प्रॉपर्टीज पाएंगे प्रेशर की। व्हाई वी डिफाइंड प्रेशर ऑलवेज, जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों बात की जाती है? डेफिनेशन दी ना हमने, हमने बोला फोर्स पर। स्ट्रेस में आप नहीं बोलते हमेशा परपेंडिकुलर, बोलते हो क्या स्ट्रेस में? नहीं बोलते, क्योंकि वहां टेंजेंशियल भी होता है। अरे होता नहीं होता शेयरिंग स्ट्रेस यार भाई, होता है ना। तो वहां आप हमेशा परपेंडिकुलर नहीं बोलते। आप अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन कर रहे हो तो परपेंडिकुलर बोलोगे, अदरवाइज हमेशा परपेंडिकुलर। यहां क्यों परपेंडिकुलर बोला जाता है? अगर किसी एंगल पे फोर्स आया तो फ्लूइड मूव करेगा, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हो ना आप, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा हुआ है। व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस? एग्जैक्टली। दो चीजों की बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं कि जो आपका कंडक्टर होता है उसका वॉल्यूम इंक्लूडिंग सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है, और फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के
परपेंडिकुलर होती है। एक तो लॉजिक आप ये लगाते हो, दूसरा लॉजिक आप क्या लगाते हो कि अगर आपने किसी कंडक्टर को यहां लिया और फील्ड लाइंस किसी एंगल पे कंसीडर कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने किसी एंगल पे अगर कंसीडर कर ली है, मान लो ये एंगल थीटा है और आपको पता है कंडक्टर फ्री चार्जेस से भरा हुआ है, तो अगर मान लो ये कोई फ्री चार्ज है सरफेस पे, सपोज पॉजिटिव मान ले, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली मूव करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। तो मान लो फ्री चार्ज है तो इस पे लगने वाला फोर्स भी इधर ही आएगा ना भाई, एफ आएगा नहीं आएगा। अब ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट आ गया, एक तो ये एफ कॉस थीटा और ये क्या आ गया, एफ साइन थीटा। आप मुझे बताइए इस एफ साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए अंदर बहुत सारा ऑलरेडी चार्ज भरा हुआ है ना, लेकिन एफ कॉस थीटा को टेंजेंशियली बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स अवेलेबल, तो फिर क्या होगा, अगर एफ कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगा तो ये एक्सेलरेट होगा, मतलब ये फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फेल। नहीं समझ में आई बात। हमें स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करनी है तो आपको एफ कॉस थीटा को जीरो रखना पड़ेगा और आपको पता है एफ नॉन जीरो है, तो कॉस थीटा का जीरो होना जरूरी है और कॉस थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा 90 होगा। दैट्स व्हाई द फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट इज हियर। समझ में आ गई बात। तो व्हाई वी डिफाइंड ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसकी हम बात करेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, आपने प्रेशर की बात की और फंडामेंटल लेवल पे हमने प्रेशर की डेफिनेशन की बात कर ली, यूनिट की बात कर ली, डायमेंशन की बात कर ली। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो बोर्ड पे लिखी हुई। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसको कैसे लिखते हो, कैसे याद रखते हो। ठीक है, चलिए यहां से आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्स, प्रेशर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। पहला लिखो, फ्लूइड प्रेशर is always perpendicular to the contact surface in hydrostatics. Fluid pressure is always perpendicular to the contact surface in hydrostatics. इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोडायनेमिक्स में आप परपेंडिकुलर बोले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तो फ्लूइड फ्लो करेगा ना, तो वहां तो कंपोनेंट एग्जिस्ट करना जरूरी है, राइट। तो फ्लूइड प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इसको समझना ध्यान से, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बात की है तो यहीं से हम एक चीज और बात करने वाले, और वो क्या, तो बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं इसको ना। यहां देखना, ये मेरे पास एक टैंक है, एक कंटेनर है, राइट। इसको हमने फ्लूइड भरा हुआ, ये कोई भी एक लिक्विड है। अच्छा मैं क्या बना रहा हूं, अरे मैं क्या बना रहा हूं, दीज आर नोन एज इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या होती है ये, इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या बना रहा हूं मैं, आपने जब कभी भी लिक्विड बनाया होगा, लिक्विड आपको ऐसे बना हुआ मिलता है और गैस आपको हमेशा ऐसे बनी हुई मिलती है। नहीं समझ में आई बात। लिक्विड को भी बना दे ऐसा क्या फर्क चलता है यार, बना दिया लिक्विड येलो, नहीं बनाते, हमेशा ऐसा बनाते, क्यों बनाते हैं? यस, दीज आर व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ पे पढ़ते हो ना आप, फ्री सरफेस से एच बिलो एफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। नहीं समझ में आई बात। तो अब देखो बड़ी मजेदार चीज है ना, एक बार एक सवाल आया था, मैं कंपैरिजन करता जाऊं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, जो मैं चीजें बाकी डिस्कस करूंगा वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। प्रेशर फ्लूइड तो चलता रहेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपको पता है कि अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दूं तो फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाती है, राइट। फ्री सरफेस इंक्लाइन, कैसे इंक्लिनेशन होगी बताइए, ऐसे, हेलो। तो उन्होंने एक डायग्राम ये बना दिया, दूसरा डायग्राम ये बना दिया और दोनों में एंगल थीटा सेम लिख दिया। अब दो तरह की प्रजाति पाई जाती है, एक प्रजाति बाहर आके मांगती है क्या, बोनस। दो ऑप्शन दे, दो सही करो, पर आंसर तो एक ही सही है। कौन सा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा वाला। पहला आप सही नहीं बोल सकते। आप कैसे बोल सकते हो कि देखो ये लाइन देखना ध्यान से, यहां प्रेशर कितना, पी नॉट, पर यहां तो पी नॉट नहीं है,
नहीं समझ में आई बात? हो गया ना गड़बड़? इसका क्या मतलब हुआ कि जब टैंक को आप एक्सेलरेट करते हो तो ऑल द इक्विप्रेशर लाइंस आर इंक्लाइंड बाय द सेम एंगल। नहीं समझ में आई बात? इसीलिए हम बात करते हैं कि फिर जब ऐसे केस आता है तो फ्लूइड प्रेशर को ऐसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर टू दी फ्री सरफेस। अभी उसके हम बात करेंगे, बाद में आएंगे। खैर, आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते रहते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम बात कर रहे हैं पहली प्रॉपर्टी की, वो क्या? फ्लूइड प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप समझना ध्यान से। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। फ्लूइड एलिमेंट, यहाँ सर बॉटम एलिमेंट है ये, इसका मास डीएम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारा अपन क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो 2-3 दिन बाद समझ में आएगा कि तुम्हारे कितना समझ में आ रहा है, पर तुमसे तो पूछना ही पड़ेगा ना मेरे को। ऑनलाइन? अच्छा ठीक है। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, नहीं होगा? पक्का वेट होगा। अब समझना ध्यान से, अगर मान लो मैं प्रेशर को किसी एंगल पे कंसीडर कर लेता हूं तो उसकी वजह से लगने वाला थ्रस्ट फोर्स भी किसी एंगल पे होगा ना? व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स? थ्रस्ट फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। तो फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रस्ट फोर्स। वो हमेशा सरफेस के, अब सुनना ध्यान से, तो अगर मान लो इस एलिमेंट पर फ्लूइड प्रेशर किसी एंगल पे था तो थ्रस्ट फोर्स भी किसी एंगल पे होगा, और इस बॉटम सरफेस ने जो रिएक्शन फोर्स दिया वो भी तो किसी एंगल पे होगा ना भाई? अरे होगा नहीं होगा? ये समझ में आता है ना आपके? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। बच्चा ये एंगल कंसीडर कर लिया थीटा, तो बच्चों ये क्या होगा बताओ? एफ कॉस थीटा। और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। यार एक बात बता दो, ये जो एफ साइन थीटा है ये तो इसके वेट पे बैलेंस होगा, तो कुछ वेट भी तो होगा उस एलिमेंट का। एफ साइन थीटा इज बैलेंस बाय दैट, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बट व्हाट अबाउट द एफ कॉस थीटा? उसको बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स, मतलब इस पे तो नेट फोर्स आ गया। तो अगर नेट फोर्स आता है तो ये एक्सेलरेट होना चाहिए, और एक्सेलरेट होना चाहिए तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन फेल। पर ये तो स्टैटिक कंडीशन में, इसका मतलब एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए? 0। अरे बैलेंस करने वाला तो कोई है ही नहीं मेरे भाई। एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए? पक्का ना? तो एज फ्लूइड एलिमेंट is at rest, f cos theta must be equals to 0, but f is what? Non-zero. That means cos theta must be equals to 0 or theta must be equals to 90 degree. होपफुली समझ में आ गया होगा। तो फ्लूइड प्रेशर हमेशा सरफेस के, तो डेफिनेटली फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला थ्रस्ट फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, वो किसी एंगल पे एग्जिस्ट इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे ना। ये कहानी क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, फ्लूइड। फटाफट कॉपी करते जाओ, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां समझ में नहीं आए वहीं रोक देना। पहली बात, कोई भी कंसेप्ट जहां समझ में नहीं आए वहीं रोक देना। ऐसा नहीं कि सब आगे समझ में आ जाएगा, बाद में समझ लूंगा, किसी से पूछ लूंगा, नहीं। हाँ, डीएम एलिमेंट्री मास कंसिडर किया फ्लूइड एलिमेंट का। किसका कंसिडर किया? फ्लूइड। मैंने छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया है, मैं उसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है ना, तो फ्लूइड एलिमेंट भी स्टैटिक कंडीशन में होगा। ये प्रेशर का डायरेक्शन हर तरफ होता है, लेकिन सर कॉन्टेक्ट सरफेस पे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना भाई, ऑब्वियसली। इसीलिए तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट सरफेस पे कंसीडर किया है। मैंने इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया, और क्योंकि ये मुझे पता है स्टैटिक कंडीशन में है, तो मैंने क्या देखा, मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करने वाला हूं। मुझे पता है कि मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लेता हूं फ्लूइड प्रेशर किसी एंगल पे था, तो थ्रस्ट फोर्स भी किसी एंगल पे होगा। अब आप मुझे बताओ कि ये बॉटम है कंटेनर का, मैंने यहां पानी भर दिया, ये सपोज एक एलिमेंट था वाटर का। आप मुझे बताओ इसकी वजह से, बेसिकली इसकी वजह से नहीं, पूरे ऊपर तक भरे हुए फ्लूइड कॉलम की वजह से वेट नीचे लग रहा होगा, और वही फ्लूइड प्रेशर बनाता है, गॉज प्रेशर वही बनाता है ना। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब उसमें छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, और मान लिया कि प्रेशर किसी एंगल पे है, तो थ्रस्ट फोर्स भी किसी एंगल पे होगा ना। और उसकी वजह से इस टैंक के बॉटम में जो रिएक्शन फोर्स लगाया वो भी एंगल पे आएगा ना। मैंने माना कि फ्लूइड प्रेशर इधर था, ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स भी इधर ही माना।
अब थ्रस्ट फोर्स के वजह से जो रिएक्शन फोर्स बॉटम से आएगा वो भी तो उसके अपोजिट आएगा ना। ये बेटा मैंने थ्रस्ट फोर्स लिया है जो टैंक ने दिया है उसको, ऑब्वियसली नेट है ये। किसकी वजह से? हाँ हाँ, डी एलिमेंट नहीं, मैंने डी एम मास का छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। एक सिंपल सी बात, अगर मैं किसी टैंक के अंदर फ्लूइड भर देता हूं लाइक दिस, ठीक है, तो इस फ्लूइड के बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर कर सकता हूं और सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अच्छा मैं एक बात रुकते हैं, यहां आओ, मैं इसके बाद वाला जो पॉइंट है पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं, जब अपन बात करते हैं आइसोट्रोपिक बिहेवियर की, राइट। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, राइट, अब ये अगर फ्लूइड है और यहां एक इमेजिनरी क्यूब कंसिडर कर लूं, छोटा सा क्यूब, हाइपोथेटिकल क्यूब कंसिडर कर लिया, तो ये क्यूब किसका बना हुआ है? ऑब्वियसली जो भी फ्लूइड उसमें आप में भरा हुआ उसका ही बना हुआ है ना। ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी, अच्छा एक और बात बताओ, हमें पता है कि फ्लूइड प्रेशर या जो गॉज प्रेशर जो होता है वो डेप्थ और हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो अगर मैं बड़ा क्यूब कंसिडर करूंगा तो यहाँ टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पे प्रेशर अलग अलग होगा और वर्टिकल वॉल पे प्रेशर वेरिएबल होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मान लो इसका वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो करके पॉइंट बना दूं, अब क्या होगा? अब तो इक्वल होगा ना सब तरफ से। तो आप मुझे बताओ, इस तरह जो सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा होगा वो हर तरफ से इक्वल होगा नहीं होगा? नहीं समझ में आया? अब ये कहानी तो कहां है? बीच में। लेकिन इसी क्यूब को अगर मैं यहाँ बॉटम पे कंसिडर करूं तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम में है ये। अब आप मुझे बताओ, अगर ये यहां इक्विलिब्रियम में है बॉटम पर, तो यार ऊपर तो फ्लूइड था उसने प्रेशर लगा रखा है, नीचे कैसे इक्विलिब्रियम में? तो आपको सब रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना उतना ही। नहीं समझ में आई बात? तो हम उस रिएक्शन फोर्स से बात कर रहे हैं। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि तुमने न्यूटन दो मोशन पढ़ रखा है, मतलब मान सकता हूँ ना ये, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया। हेलो, अब बढ़ सकते हैं आगे? अभी कहानी कहानी क्लियर ना? अब बढ़ते हैं आगे। वो भी कब आइसोट्रोपिक बिहेवियर भी समझ में आ गया होगा। ये तो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो प्रेशर इज आइसोट्रोपिक इन हाइड्रोस्टैटिक। क्या मतलब हुआ? फ्लूइड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर सभी डायरेक्शन से इक्वल होता है। इक्वल नहीं हुआ तो वापस क्या होगा? नेट फोर्स आएगा, और नेट फोर्स आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन फेल। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो इसको कॉपी करो जल्दी से, और फिर सेकंड पॉइंट पे ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या बोलते हैं इसको? मतलब पूरा मैकेनिक्स इन्वॉल्व है इसमें, फ्लूइड के अंदर मैकेनिक्स के कंसेप्ट आएंगे सारे। कौन सा लेफ्ट साइड में? हाँ हाँ हाँ, हम तो सिर्फ बॉटम से बात कर रहे हैं ना, बॉटम के रिएक्शन फोर्स की। हाँ, छोटा सा एलिमेंट टेंड्स टू जीरो लिया है, ऑब्वियसली सब तरफ फ्लूइड। तो ऐसे देखो ना, पूरा थ्री डी वॉल्यूम है ही। हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की और प्रेशर की। बात समझ में आ गई? पर्टिकुलर एग्जैक्टली वही चीज, फिर वही चीज तो हम कैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? जैसा फील्ड लाइंस किसी एंगल पे भी होंगी क्या? एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस अलग अलग एंगल पे नहीं हो सकती ना। नहीं समझ में आई बात? अब तुमने, अच्छा तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई है, फिर आपने स्ट्रीम लाइन भी पढ़ी हुई है। स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइन नहीं पढ़ी हुई? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, तुमने बर्नौलीज थ्योरम नहीं पढ़ा?
वहां स्ट्रीमलाइंस नहीं पढ़ी आपने, स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने, इम्पॉसिबल। जब जब आप टाइप ऑफ फ्लो की बात करते हो तब स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात नहीं करते, तब आप स्ट्रीमलाइन को डिफाइन नहीं करते। यस सर, इतना बताना पड़ेगा यार क्या। अच्छा, स्ट्रीमलाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, भाड़ में गई स्ट्रीमलाइन। कहाँ है ये लड़की, यही है पक्का, ये तेरे अब देखा मैंने तेरी तरफ से। अच्छा मैं ऐसे ही बोलता हूँ ना, मेरे को वो आप नवाब बोलना नहीं आता, लोग बुरा मान जाते हैं। एक बार कंप्लेन आ गई थी, एक बच्चे की मम्मी आ गई थी, आपको फिजिक्स वाला टीचर बड़ा बदतमीज है। मैंने पूरे 4 महीने उस पर्टिकुलर बेच में हमेशा जी हुजूर करके बात करी बच्चों से। हाँ तो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, देयर इज नो डिफेक्ट इन माय सिलियरी मसल्स। हेलो, तो मैं जिधर देख रहा होता हूँ मैं उसी से बात कर रहा होता हूँ, इसलिए आसपास वाले जबरदस्ती हाँ ना ना करें। अच्छा जिसको जिससे बात कर रहे हैं तो उसको पता है कि ये मुझे से बात कर रहे हैं, पर फिर भी वो एक बार शायद कोई और मिल जाए, इनफैक्ट लास्ट वो भी ना कोने पे, अगर मैं उससे भी बात करूंगा तो एक बार तो देखेगा आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते थे, दीज आर hypothetical or imaginary lines that may be curved or straight. When we draw tangent at any point of this line, it will give the direction of electric field intensity at that particular point. तो ये क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम थोड़ी बता रहे हो। फिर सील और लगाते हो, यस सर आपने सही बोला। सो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, सेम स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन भी ये होती है, कुछ नहीं करना, फील्ड लाइन की जगह क्या बोल देना है, स्ट्रीम लाइंस दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट। और जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देता है, तो यहां देता है फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी का डायरेक्शन। इनफैक्ट आपके मॉड्यूल में सवाल है कि दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, आंसर वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। हाँ ठीक है, अब इसका जवाब तो खुद पूछूंगा मैं तेरे से, ढूंढता रहना इसको। वहां आ जाते हैं वापस। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ, इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इक्वल फ्रॉम, समझ में आ गई बात। तो फ्लूइड प्रेशर एट इनसाइड पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लिख लेना इसको, आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन हाइड्रोस्टैटिक्स, आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन हाइड्रोस्टैटिक्स। लिखो, at inside point, at inside point fluid pressure is, at inside point fluid pressure is fluid pressure is equal from all directions. अच्छा आइसोट्रोपिक क्यों होना चाहिए ये भी क्लियर हो गया ना, अगर इक्वल नहीं हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन फेल। तो ये सेकंड पॉइंट रहा हमारा। थर्ड पॉइंट पे आओ, प्रेशर लिखो, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। इसको ध्यान से समझना, बड़ी आसान सी चीज है क्योंकि यहां से बाकी पॉइंट्स हमारे कनेक्ट होने वाले हैं। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, तो बच्चा ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम फ्लूइड भर देते हैं, राइट है ना, ये हमारे पास एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। अगर मैं आपसे बहुत बेसिक सा है ना, ज्यादा बड़े डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम रिजल्ट पाएंगे जल्दी से। तो अगर मान लो ये हाइट एच है, स्मॉल एच कंसिडर कर लेता हूँ, और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। आप मुझे बताइए, अगर ये फ्लूइड नहीं था तो यहाँ जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन, और ये मजाक नहीं है। कभी गौर किया, या बस पढ़ लेते हो चीजों को, तुम चीजों को सिर्फ पढ़ लेते हो। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई 1/1 मीटर की प्लेट हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स 10⁵ न्यूटन होगा, बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
हेलो, और इसका मतलब हुआ 10⁴ kg वेट। हेलो, और इसका मतलब हुआ 10 टन। 10 टन का मतलब जानते हो? एक भारी भरकम ट्रक का वेट जो होता है वो 2.5 टन के आसपास होता है। नहीं समझ में आया? लेकिन हम कितने महान हैं कि उस प्रेशर को ऐसे ही, आप कुछ नहीं हो। आई कुछ समझ में बात? तो आप इमेजिन करो कि हमारी अगर बॉडी ओपनिंग्स नहीं होती तो हमारी बॉडी का क्या होता? एग्जैक्टली वही होता कि आप किसी पानी की बोतल को, खाली बोतल नहीं होती, वाटर बोतल, बिस्लेरी की, उसमें आप हल्का सा एयर को सक करने की कोशिश करो बाहर, कुछ नहीं समझ में आई बात? तो अंदर का जो प्रेशर है वो आप कम करने की कोशिश करो तो फिर हवा का प्रेशर अपना काम करेगा, और अंदर से सारा प्रेशर हटा दो तो बिल्कुल प्लेट की शेप ले लेगी। तो बहुत जबरदस्त प्रेशर, अरे आप यूज करते हो, वो नहीं आती कि अब खूंटियां टाकने वाली अपने, कौन सी वो ऐसे पुश करो चिपक जाती है, ऐसा कुछ आया देखा? वो जो होती है उसमें क्या लॉजिक है? अपने आप थोड़ी सी गम थोड़ी होता है वहां पर, आप कुछ नहीं करते, ऐसे उसमें अंदर ऐसे ऐसे कनकेव बना होता है वो, यहाँ लगाते हो पुश करते हो तो अंदर की हवा बाहर, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो बाहर हवा का प्रेशर उसको रोक देता है। अरे साइंस के बच्चे हो भाई, जिस दिन साइंस ली थी उस दिन डिसाइड हो गया था अक्ल लगानी है, अदरवाइज हम आर्ट्स लेते फिर हम पूछते गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जबरदस्त प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा, और इसका बहुत यूज करते हैं कई लोग। खैर उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अपना एवरेज पर्सन जो होता है ना, एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है लगभग 1.5 मीटर स्क्वायर के आसपास एवरेज, सब तरह के लोग होते हैं पर एवरेज 1.5 मीटर स्क्वायर होता है। अब इमेजिन करें कि हमारी बॉडी ओपनिंग्स नहीं होती और अंदर भी प्रेशर उतना ही नहीं होता, तो क्या ही होता? समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है। खैर हम बात करें फिलहाल गॉज प्रेशर की, वो प्रेशर जो फ्लूइड कॉलम की वजह से लगा। तो एक सिंपल सी बात बता दो, मैं फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए यहां जो वेट होगा वो वेट तो फ्लूइड का वेट होगा ना भाई, और वो वेट कितना होगा जरा बताना? हमने रो तो ले लिया वॉल्यूम, रो कितना ले लिया? वॉल्यूम, और वॉल्यूम ले लेता हूं ए इंटू एच इंटू जी ना, ये वेट है कि नहीं? अच्छा इस वेट को इस एरिया से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो प्रेशर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बच्चों प्रेशर कितना मिल गया? रो जी एच या एच रो जी, एंड दिस इज व्हाट? बोलो भाई। यस दिस इज द गोज प्रेशर ना, है कि नहीं गोज प्रेशर? तो ये गोज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड कॉलम। यहां एक बात क्लियर हो गई, यहां एच क्या होता है? इट्स डेप्थ। हमारे इंडियन ऑथर्स की किताबों में ही यह एच लिखा जाता है, अब अगर मल्टीनेशनल बुक्स पढ़ोगे तो हमेशा डी लिखा जाता है। और हम एच क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम कई बार डेंसिटी को भी डी लिख देते हैं, जबकि डेंसिटी रो या सिग्मा से लिखी जाती है। नहीं समझ में आई बात? तो फिर हमने एच लिखा, पर इट्स ऑलवेज डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। कहां से? फ्री सरफेस से डेप्थ है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास मिल गया गॉज प्रेशर की वैल्यू रो जी एच। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आप क्या करोगे? सब यहाँ तो प्रेशर ऑलरेडी पी नोट था, और यहां आने पर आपने इतना और बढ़ा दिया, देन व्हाट इज द नेट प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस? पी नॉट प्लस रो जी एच। एक्सीलेंट। तो आप मुझे बता दो जो पी एब्सोल्यूट होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पी नॉट प्लस रो जी एच। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। और ये तो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। अरे y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स है ना ये, तो बताओ एम क्या है? रो जी, और ये स्लोप है कि नहीं? तो बताइए ग्राफ कैसा मिलेगा अगर मैं एच वर्सेस पी एब्सोल्यूट ड्रॉ करना चाहूं तो? एच इक्वल टू 0 पे पी नोट था, फिर नीचे चले तो पी नोट प्लस रो जी एच के अकॉर्डिंग बढ़ा, तो यहां कुछ ले ले पी नोट, उसके बाद क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। मिलेगा नहीं मिलेगा? और ये रहा आपका टेन थीटा। क्या बोलते हो? नहीं समझ में आया? मैंने ओरिजिन कहाँ लिया हमने? नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारी चॉइस है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव किसकी चॉइस है? वो तो अपनी चॉइस है। आप कहाँ पॉजिटिव लेते हो कहाँ नेगेटिव लेते हो?
अगर मैं नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ऊपर नेगेटिव ले लेंगे। अभी देखो आप क्या करने वाले हम लोग, हम एक सिंपल सी बात करेंगे कि ये देखो यहाँ आ जाओ, समझना बात को ध्यान से। ये एक कॉलम है, फ्लूइड कॉलम लाइक दिस, और ये दूसरा टैंक ले रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक छोटा सा डेप्थ, कितना बड़ा डेप्थ कंसिडर कर रहे हैं, ये एच है, क्या है ये एच। तो बच्चा लोग इसके टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस पे आने तक प्रेशर चेंज हुआ होगा, वो चेंज इन प्रेशर डीपी ले लूं, क्या ले लेता हूं उसको, डीपी। समझ में आ गई बात। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो इस एज के बजाय इसको मैं डी वाई कंसिडर कर लूं, क्या कंसिडर कर लूं, डी वाई, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक आने तक का जो प्रेशर होगा डीपी, चेंज इन प्रेशर, उसको क्या लिखूंगा, रो जी डी वाई ना। अच्छा ये डीपी बाय डी वाई क्या हो गया, ये तो रो जी है और ये तो स्लोप है। नहीं समझ में आई बात, तो आप मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रेशर इंक्रीज इधर हो रहा है, किधर इंक्रीज हो रहा है, नीचे ना, तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो डीपी बाई डी वाई प्लस रो जी मिलेगा। नहीं समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं एग्जैक्टली सेम 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 थिंग, सेम यहां बात कर रहा हूं, ये डी वाई है और इस बार मैं चल रहा हूं नीचे से ऊपर। नहीं समझ में आई बात। अब बताओ डीपी बाय डी वाई माइनस रो जी होगा नहीं होगा, तुम्हारी चॉइस है ना। क्योंकि मैं नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता हुआ फील करता हूं तो मैं इंक्रीजिंग प्रेशर को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए मेरा ओरिजिन ऊपर से और नीचे चला मैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है, लिखो जल्दी से। इधर ऑनलाइन में कितने बच्चे बैठते हैं लगभग, देख के आता हूं ना, ये अच्छा आ रहा होगा ना इस पे अटेंडेंस। ये बेचारे गरीब सवाल वाल भी पूछते हैं ना। अच्छा इनमें से बहुत सारी आबादी तो वो होगी जो अभी घर यहीं अपने हॉस्टल में बैठ के देख रही होगी, है ना, सर्दी की वजह से ना। अभी जब हम लोग उधर एमईपी में क्लास ले रहा था, मैं शुरू में इलेक्ट्रोसिटीज करंट कैपेसिटर पढ़ाया थी उसमें, जब शुरू में लाइव क्लास चलती थी ऑनलाइन कोविड के टाइम पे, तो बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं लाइव में, और ये वो आबादी होती है जो ऑफलाइन में एक सवाल नहीं पूछती, ये अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वहां निकालते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होने वाली थी ऑफलाइन क्लासेस, मैंने एक झूठ मूठे के कागज लेके बैठ जाता था मैं कहा जितने भी लोग डाउट पूछ रहे हैं ना, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफलाइन में भी पूछेंगे। डाउट पूछना बंद, अगले 3-4 दिन तक एक डाउट नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि जिनको एक्चुअली डाउट आते थे वो जो डाउट क्लास लगती थी उसमें आगे बैठ जाते थे, और वो मुश्किल से 10-12 लोग होते, उसमें 1-2 बच्चे सब कॉमन थे जब। तो मैं गया ऑफलाइन लेने, अब वो उनको पता था कि ये तो पूछेंगे अभी, मैंने नहीं पूछा, और वो नाम मुझे वहां देखने को नहीं मिले जो डाउट पूछते थे। बहुत कॉमन चीज है, डाउट अगर आपको आता है तो आपको डाउट फ्री होके पूछना चाहिए, क्योंकि आपने जो फीस दी है ना एलएन को, उसमें डाउट पूछने की फीस भी ले ली गई है, आपसे कोई एडिशनल फीस चार्ज नहीं की जाती। तो अगर आपको डाउट आता है तो आप पहली, अगर आप वास्तव में अपने करियर के लिए सीरियस है, तो जब फर्स्ट टाइम डाउट आए वहीं रुक जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको टीचर बोल देगा नहीं अभी नहीं, एक बार ट्राई करो, तो कुछ चीजें बहुत आसान होती है, उनको पता है थोड़ा दिमाग लगा के सीख लेगा, वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमें पता है कि यहाँ डाउट आता ही है, कि जेन्यून डाउट है तो बताएंगे ही बताएंगे आपको टीचर। तो डाउट्स तो खुल के पूछने चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, राइट। तो बढ़े आगे अपन। तो हमने पहली प्रॉपर्टी की क्या बात की, परपेंडिकुलर होता है, दूसरा आइसोट्रोपिक, और तीसरा हमने कहा कि किसी भी फ्लूइड कॉलम की वजह से लगने वाला प्रेशर कितना होता है, इसको अपन ने गॉज प्रेशर बोला, और साथ में अपन एब्सोल्यूट प्रेशर की भी बात की, राइट।
अब हम यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, लिखो लिखो pressure is same at every point of the horizontal line. Pressure is same at every point of the horizontal line below free surface of the fluid. Below free surface of the fluid. अगर फ्री सरफेस के नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आप कंसीडर करोगे तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा. इनफैक्ट अगर मैं ये कहना चाहूं कि फ्री सरफेस से एच बिलो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया तो वो प्लेन भी तो इक्विप्रेशर प्लेन होगा, होगा नहीं होगा? तो यहां से अगर हम बात करें कि सब ये फ्री सरफेस से एच बिलो हम आ जाते हैं लाइक दिस, ये ना ये तो फ्री सरफेस है ना, और हम फ्री सरफेस से एच बिलो आ जाते हैं यहाँ एच बिलो. और अगर आप यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो इसकी हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? अगर हम गॉज प्रेशर की बात करें तो रो जी एच होगा, और एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा. तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वी प्रेशर लाइन. और डेफिनेटली इक्वी प्रेशर लाइंस का बहुत जबरदस्त रोल है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. अगर हम लोग नहीं डील करते अपने लेवल पे, मेडिकल के लेवल पर इक्वी प्रेशर लाइंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है जेई एडवांस के लेवल पर. और इक्वी प्रेशर लाइन से हम बहुत सारी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लेते हैं ग्राफ बना बना करके, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. सो इक्वी प्रेशर लाइंस ऐसे ही नहीं कि सब आपने लाइंस बना दी हो गया काम. आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा. मैंने आपसे कहा ना एक बार क्वेश्चन पूछा था, कुछ मैंने क्वेश्चन आपसे बोला था वो या तो बीएचयू में आया, पहले बीएचयू और एएमयू अलग अलग होते थे. तो एम्स के कंपटीशन पर अगर कोई बढ़िया पेपर आता था या तो बीएचयू का आता था या एएमयू का आता था. उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने या तो बीएचयू ने पूछा था या एएमयू ने पूछा था. बहुत से बच्चे गलत करके आए थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा. कई बार तो आप क्या करते हो, आपने ऑप्शंस देखे, अगर आपको सेकंड ऑप्शन सही मिल गया तो आप टिक करके आगे बढ़ लेते हो. बहुत से लोग तो नजर ही नहीं डालते थर्ड एंड फोर्थ पे. और बायो में इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है तुम्हें. पता लगा ऑल ऑफ दीज था, नहीं होता कैसे. तो ये वेरी इंटरेस्टिंग. पेपर हैंडलिंग बहुत जबरदस्त चीज है. अगर आप पेपर हैंडलिंग प्रॉपर जानते हो तो आप 2-3 सवाल तो वैसे ही सही कर सकते हो. मैं अपनी बात बताऊं, उस साल जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, एक क्वेश्चन आया था एक्सेलरेशन पर. क्वेश्चन इतना बुरा था कि आप उसको ऊपर से पढ़ते हुए जाओ, एंड तक पहुंचो तो पहले वाला भूल जाते थे पहले क्या लिखा हुआ है. बस फाइनली एक चीज समझ में आती, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. लिटरली ऐसा. और बहुत टफ कैलकुलेशंस. और ऐसा कोई भी पेपर अगर नेशनल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब आप पेपर हॉल से बाहर जाते हो तो एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. यही हो रहा होता है. जब क्वेश्चन क्या था, नहीं आंसर आया था. हमारे साथ भी ये हुआ. अच्छा, हमारे जमाने में बड़ी अच्छी चीज होती थी, बाद में गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि गड़बड़ है. हम लोग क्या करते थे, फॉर्म, इस आप तो ऑनलाइन भरते हो, पहले आपको फॉर्म फिलअप करके एनवेलप में पैक करके उसको डाक से भेजना पड़ता था. तो आप एक काम करो, अगर आप 10 दोस्त हो, 10 के 10 फॉर्म भरो, एक एनवेलप में डालो और भेज दो. 10 के रोल नंबर लाइन से आ जाते थे. तो कई लोग तो प्लानिंग करते थे कि तू जेनेटिक्स तैयार कर लेना, मैं सेल बायोलॉजी पढ़ूंगा. वो कोड बना लेते थे, इस सवाल का मतलब ये है. तो ग्रुप का ग्रुप मेडिकल कॉलेज में होता था. तो लोगों को समझ में आ गई गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने ये बंद कर दिया. तो हम सभी दोस्तों का एक ही स्कूल में था, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल. वहां से बाहर निकले तो वही सवाल पर डिस्कशन चल रहा था. तो मुझसे पूछा, यार वो क्या हुआ उस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन था, तो करना ही नहीं था सोल्व. क्यों? एक्सेलरेशन पूछा था, हमें भी पता है. तो फिर तुम्हें ये नहीं देखा कि पहले 3 ऑप्शन मीटर पर सेकंड में थे, सिर्फ चौथा ऑप्शन था जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था. इसका क्या मतलब हुआ? वो जानना ही नहीं चाहते तुमसे कि तुम्हें सोल्व करना आता नहीं आता, सिर्फ इतना जानना चाहते दिमाग लेकर आया नहीं आया. एग्जैक्टली सेम थिंग तुम्हारे साथ, जो डॉक्टर बनोगे तो होगी. जितनी बीमारियां होती हैं, कोविड सिलेबस में थोड़ी था पहले. कोविड सिलेबस में था क्या मेडिकल के में? पर आ गया ना, तो क्या बीमारी का इलाज नहीं करोगे? ऐसे सर्जरी के साथ बहुत सारे केस ऐसे हो जाते हैं कि आप नहीं पढ़ते हो सिलेबस में, आपको वही सर्जरी की टेबल पर डिसीजन लेना होता है. उतना दिमाग होना चाहिए, वरना आप ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हो, मशीन पे थोड़ी कर रहे हो. मशीन खराब हो जाए दूसरी डल जाएगी, या खराब होते गई. ठीक है, बढ़ते आगे. तो आई होप समझ में आ गया होगा इक्विप्रेशर लाइन का मतलब क्या होता है. आप ये भी दिमाग में रखना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी सब जगह प्रेशर सेम होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो.
आप मुझे बताओ क्या कोई भी फ्लूइड जिस टैंक में भरा हुआ है उस टैंक के बॉटम सरफेस पे अपने वेट से ज्यादा थ्रस्ट फोर्स लगा सकता है? जैसे अपन ने यहां बात की, अभी अपन ने टैंक बनाया था, सबसे पहले बॉटम सरफेस पे लगने वाला जब वेट की बात की तो वेट जो दिखा था अपन ने, रो एच ए इंटू जी, वो वेट ही तो था ना। और जो प्रेशर था, अगर मैं नीचे प्रेशर की रो जी एच की बात कर रहा हूँ बॉटम पे, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट ही तो मिल रहा था ना वहां पर। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी फ्लूइड जिस टैंक में भरा हुआ है उस टैंक के बॉटम सरफेस पर अपने वेट के बराबर ही थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ज्यादा लगाता है, कम लगाता है, या हमेशा बराबर लगाता है? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा यार? तो वैसा, अच्छा तुम लोग 11th में ऑनलाइन पढ़े हो सारा ना? हाँ यार, वो भी रिकॉर्डिंग तो भी क्या हुआ यार, रिकॉर्डिंग में भी तो पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाते तो सभी हैं। हाँ पर उसका तो बुरा नहीं मानते, वो तो मान लिया सब लोगों ने। मेरे भांजे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो 11th में था तो उसके 650 के आसपास मार्क्स आते थे, फिर लाइव हुआ, बाद में ऑनलाइन आ गया तो 350 आते थे। वो डेली ऐसे, वो वैसे ही होता है, मुझे पता, मैं खैर नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गई मेरे बात। तो पैराडॉक्स मीनिंग तो पता होगा ना? हाँ, जो होता है वो नहीं होता है। ऐसा कुछ ना होता, कंफ्यूजिंग थिंग, एग्जैक्टली यही पैराडॉक्स है। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स का अगर बेसिक मीनिंग समझा जाए तो यही है कि कोई भी फ्लूइड अपने वेट से ज्यादा या कम या बराबर थ्रस्ट फोर्स लगा सकता है बॉटम सरफेस। कैसे समझना? पहला केस, ये देखो, ये टैंक है, हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, राइट? और ये देखो, ये अपन ने फ्लूइड भर दिया, ठीक, ये एच हाइट यहां पर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, राइट? एरिया ए था, बताइए यहां जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, एफ थ्रस्ट, वो क्या वेट के बराबर होगा? होगा ना यार। अगर रो डेंसिटी कंसिडर कर लूं तो ये ए एच इंटू जी वेट ही तो है। तो थ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉटम सर्फेस इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, राइट? हेलो, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। ये जो प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर, वो तो कॉलम की हाइट पे डिपेंड करेगा ना। रो जी एच, रो और जी तो कांस्टेंट है भाई। हमारा जो ये टैंक है थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ऐसा टैंक है कि हम उसकी जो वॉल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, उनको हमसे बाहर भी खींच सकते हो और अंदर भी दबा सकते हो। अब जस्ट इमेजिन करो कि इसी टैंक की इस ऊपर वाले सिरे को पकड़ के मैं बाहर खींच दूं तो पानी का लेवल का क्या होना है? पर अमाउंट ऑफ फ्लूइड चेंज, तो वेट तो चेंज नहीं हुआ लेकिन लेवल कम हो गया, तो बॉटम सरफेस थ्रस्ट फोर्स, नहीं समझ में आई बात? जैसे एज कम होगा वैसे थ्रस्ट फोर्स कम हो जाएगा ना। फिर मैं आपसे कहता हूं, अपन ने ऐसे नहीं किया, अपन ने अंदर दबा दिया, अब क्या करेगा? लेवल, अमाउंट ऑफ फ्लूइड में कोई चेंज, तो वेट आपने चेंज, पर विदाउट चेंजिंग द वेट अगर हाइट बढ़ा दूंगा तो थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब वेट से ज्यादा हो गया। तो कोई भी फ्लूइड अपने टैंक के जो बॉटम सरफेस है उस पर अपने वेट से ज्यादा या कम थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सुनना मेरी बात को, यहाँ लॉजिक भी समझेंगे अपन। एक टर्म होता है फ्लूइड बॉडी, नाम सुना? फ्लूइड बॉडी एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, ये हमें कुछ नहीं करना होता। जब भी आपसे फ्लूइड बॉडी की बात की जाती है, आप कुछ नहीं करें, इस वॉल कंटेनर की वॉल्स को हटा करके सिर्फ फ्लूइड को इमेजिन करें, वॉल्स कंसिडर ना करें। क्या इमेजिन करना है? ओनली फ्लूइड, दैट इज नॉन एज व्हाट? फ्लूइड बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर मैं यहाँ फ्लूइड बॉडी का डायग्राम बनाना चाहूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो देखो ये कितना हाइट है ना? ये देखो, ऐसे बनेगी नहीं बनेगी फ्लूइड बॉडी? अब ये तो फ्लूइड बॉडी बन गई पूरी की पूरी। अब इस पे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है ना इस पे। आप मुझे बताओ नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? वेट, वेट ना, mg नीचे लग रहा है ना, ये वेट। और टैंक पे थ्रस्ट फोर्स लगा नीचे, और जितना थ्रस्ट फोर्स लगा वो वेट बराबर है, और बॉटम सरफेस ने उतना रिएक्शन फोर्स दिया ऊपर, तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा? नहीं समझ में आई बात? तो आप ऐसे बोलेंगे कि जो नीचे वेट लगा
वो वेट तो यहां से लगने वाले एफ थ्रस्ट से बैलेंस्ड होगा, एग्री, लेकिन साइड वॉल पे जो फोर्स लगेगा वो वेरिएबल होगा। अभी हम एक चीज पाएंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नाम सुना ना? अभी तो तुम्हारी रोटेशन चल रहा है ना, सेंटर ऑफ मास चल रहा है, सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया, रोटेशन भी खत्म हो गया, अच्छा ठीक है, न्यूटन तो मोशन तो खत्म हो गया पर अपन इसी साल की बात करें जो इस साल पढ़ा हुआ है यहाँ। हेलो, तो एक बहुत कॉमन टर्म होती है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब आप वर्क को डिफाइन करते हो तो कैसे करते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस पॉइंट पे, आप मैकेनिक्स में तो क्या होता है, हमें बताया जाता है कि सब यहां फोर्स लगाया, एक ही तो पॉइंट, नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पर एक्चुअली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर उसकी बात की जाए तो वो अलग टर्म है। आपको बता दिया जाए तो यहां फोर्स लगाए कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, और मैं आपसे पूछूं इन सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताओ, फिर कैसे बताओगे? फिर आप क्या करो, समझना मेरी बात को ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी कोई रोड कंसिडर कर ले, बहुत आसान चीज है, ठीक है, इसको यहां से हिंज कर दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगाया इधर F1, कुछ टॉर्क देगा इसको, एक फोर्स लगाया इधर F2, कुछ टॉर्क देगा इसको, एक फोर्स लगाया इधर F3, कुछ टॉर्क दिया इसको। तीनों का टॉर्क आया नहीं आया? हमने तीनों का टॉर्क कैलकुलेट कर लिया और तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम भी कर लिया। हेलो, फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन का था, ये 20 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का है, तो टोटल कितना हुआ यार? 25 न्यूटन। नहीं समझ में आई बात? 25 न्यूटन ऊपर की तरफ आएगा ना नेट, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि इन तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताओ, तो आप क्या करोगे साहब? इन तीनों का टॉर्क निकालेंगे पहले तो नेट टॉर्क मिल गया और नेट फोर्स भी आपको पता है। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मान लेते हैं कि इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे वो नेट फोर्स लगाऊं कि इन सबके टॉर्क के बराबर टॉर्क मिले, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नहीं समझ में आई बात? हेलो, अब जैसे यहां अपन बात करें फ्लूइड पे, अगर फ्लूइड में बात करेंगे तो ये जो टैंक है हमारा, इस टैंक की वॉल पे तो हर जगह फ्लूइड कांटेक्ट में है ना, और प्रेशर अलग अलग है। तो आप मुझे बताइए, यहां से छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर कर लूं और फ्री सरफेस से नीचे चलना शुरू करूं तो हर एलिमेंट पे अलग अलग प्रेशर आ रहा होगा, और हर एलिमेंट का एरिया सेम कंसिडर कर लूं तो हर एलिमेंट पे अलग अलग फोर्स आ रहा होगा। डेफिनेटली बॉटम वाले एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा और फ्री सरफेस वाला मिनिमम होगा। नहीं समझ में आई बात? तो फोर्स वेरिएबल लग रहा है ना। अब आप ऐसे इमेजिन करें कि ये रोड है, यहाँ फोर्स कम लगाया, यहाँ ज्यादा, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगाया, तो इसमें नेट टॉर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो वो जो पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स था, उसका भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? अरे यार, ये वॉल मान लेते हैं, ये एक्सिस, राइट। हेलो, तुमने कभी डैम देखा? डैम मतलब देखा ही होगा। डैम जो होता है उसका अगर कभी खाली पानी वानी उसमें कम हो तब देखा हो, तो उसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसी कंक्रीट की स्लैब बनाई जाती है। हेलो, देखा ना? तो इधर पानी भरा होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, ये पानी भरा हुआ है, ये हो गया। अब अगर ये पानी भरा हुआ है और इसका प्रेशर यहाँ अलग अलग है, तो इस प्रेशर की वजह से भी तो टॉर्क आ रहा होगा ना भाई। यार ऐसे इमेजिन को, इसको यहाँ रख दूं, है ना, और इधर पानी भर दो, तो पानी का जो फोर्स लगा उसे पलटेगा नहीं क्या? तो टॉर्क आ रहा है ना उसका भाई। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टॉर्क आ रहा है नहीं आ रहा है? टॉर्क आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये टॉपल होगा तो इस पॉइंट के अबाउट होगा नहीं होगा? अरे यार, कोई भी चीज टॉपल जब होती है ऐसे, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट होगी ना। नहीं समझ में आई बात? अब एक बात और समझो, इस पूरी की पूरी कंक्रीट स्लैब का सेंटर ऑफ मास भी कहीं आएगा। अच्छा, इस फ्लूइड प्रेशर का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज आएगा ना, तो वो कुछ ऐसे आएगा, और इसका सबका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा।
इस एक्सिस के अबाउट उसका mg इधर यूं लगेगा, तो उसका टॉर्क इधर आएगा। तो कैलकुलेशन की जाती है इंजीनियर्स के थ्रू कि जब ये पूरा भर जाएगा तो फ्लूइड प्रेशर का मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, वो मैक्सिमम टॉर्क इस कंक्रीट के सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले टॉर्क से बैलेंस होना चाहिए, तब आपका डैम सेफ है। अदरवाइज डैम तो गए हो। नहीं समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो ये बहुत बेसिक लॉजिक। अब यहाँ बात करेंगे, हम पानी वानी भर रहे हैं, अभी आते हैं टॉर्क पे आते हैं अपन। अब मैं बताता हूँ वास्तव में सेंटर ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आता है तुम्हारे यहाँ तक की कहानी क्लियर? अभी तक तो हम वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर चुके हैं। अब ये जितने भी इस वाले सरफेस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे होंगे, तो जितने फोर्सेस इधर आएंगे उतने तो इधर आएंगे ना भाई। तुमको कहीं पे एक पॉइंट पे लगा हुआ मान लूं, तो बच्चों ये थ्रस्ट फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स, बेसिकली नॉट थ्रस्ट फोर्स, वॉल से मिला। आप तो फ्लूइड बॉडी बना रहे हैं ना, तो फ्लूइड बॉडी को इक्विलिब्रियम कौन देगा? वॉल की वजह से लगने वाला रिएक्शन फोर्स। तो ये जो एफ रिएक्शन आएगा और ये एफ रिएक्शन आगे बैलेंस करेंगे नहीं करेंगे? इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसने इसको बैलेंस कर दिया, कहानी खत्म। अब सोचो, अगर मैं इस वॉल, इसी टैंक की वॉल को ऐसे कर दूं, बॉटम एरिया मैंने उतना ही रखा, याद रहे, अगर आप बॉटम एरिया उतना ही रखोगे तो बच्चों डेफिनेटली यहां से अगर कंपेयर करूं तो बेटा हाइट इतनी रह गई। अब हाइट गई h1, कितनी रह गई? और ये एरिया ए ही है, तो बताओ एफ थ्रस्ट कितना होगा? रो जी h1a। ये इससे ज्यादा या कम? इसका मतलब वेट से कम ना? नहीं समझ में आया? तो दिस इज द लेस देन ऑफ द वेट। ये कहानी क्लियर? ये कहानी क्लियर? अब ये कम क्यों हुआ? ये कम क्यों हुआ? इसकी छोटी सी कहानी है। वापस से हम क्या बनाएंगे? फ्लूइड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, हम बनाते हैं फ्लूइड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो, ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बना ले अपन। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुझे बताइए, इसका वेट तो नीचे ही आएगा, आएगा ना, और यहां से रिएक्शन फोर्स ये ऊपर ही आएगा, ये भी तय है। लेकिन इस बार फ्लूइड बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। आएगा नहीं आएगा? एफ रिएक्शन आएगा ना यार। और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कौन सा? एक तो ये, अगर एंगल थीटा ले लेता हूं तो ये आएगा, इसको मैंने एफ हॉरिजॉन्टल बोल दिया, और ये आ गया एफ वर्टिकल। नहीं समझ में आई बात? तो इस वर्टिकल ने क्या किया? अपना काम कर दिया। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर ना? हेलो। अब तीसरा केस समझना, ये बी है। थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया कि हमने हमारी वेसल को ऐसा बना दिया, बॉटम एरिया उतना ही है। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ द कॉलम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अगर हाइट ऑफ द कॉलम बढ़ चुकी है तो ये h2 हो गई, एंड डेफिनेटली h2 इज ग्रेटर देन h होगा। यहाँ h1 इज लेस देन h। एग्री? एरिया उतना ही है। अब बताओ एफ थ्रस्ट जो लगेगा बॉटम पे वो रो जी, या ऐसे बोलेंगे रो AH2 इंटू जी ना? बताओ ये वेट से ज्यादा है ना? कहानी वापस यहीं आ जाते हैं अपन। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं वापस फ्लूइड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। मैं कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, पर ऐसा हो जाए कि लोग ऐसे सोच रहे हो कि हमसे तो कहा था फ्लूइड पढ़ाएंगे। नहीं, हम फ्लूइड ही पढ़ रहे हैं। सुनो, यहां क्या होगा? रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा ना, वेट नीचे है ना? एग्री? अब देखना, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, एफ रिएक्शन, एफ रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल, एफ एच, ये हॉरिजॉन्टल, एफ एच, और बच्चे ये आ गया वर्टिकल, एफ वी। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो वर्टिकल ने अपना रोल प्ले किया, वो इंक्लिनेशन जो रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट आया उसने वेट को कम ज्यादा के हिसाब से बैलेंस कर दिया मामला। होपफुली समझ में आ गया होगा। क्लियर? और यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और कुछ नहीं है। वो तुम्हें जो डायग्राम बना देता है, उल्टे से ट्यूब बना दी, फनल शेप बना दिया, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो बना होता है, एक कैसे बना देंगे, कैसे बना देंगे, एक मतलब zigzag ट्यूब बना देंगे, सेम हाइट तक पानी भर देंगे, और आपसे कहा जाता है कि देखो हाइट तो सब में सेम है,
पर कंटेनर में अमाउंट ऑफ फ्लूइड अलग अलग है, लेकिन प्रेशर सब जगह सेम है। नहीं समझ में आई बात? तो समझाने के तरीके होते हैं, पर ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है कि आपको समझ में आता है कि लॉजिक क्या है, क्यों कम या ज्यादा थ्रस्ट फोर्स लग जाता है अपने वेट से। होपफुली सबके समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी फ्लूइड अपने कंटेनर के बॉटम पे अपने वेट से ज्यादा या कम या बराबर थ्रस्ट फोर्स लगा सकता है। इस लाइन को लिख लेना और इस डायग्राम बना लो जल्दी से। हम आधा ही पढ़े जितना पढ़ना था उसका। हाँ ये बेटा रो रो AH2 नहीं होगा, वो तब होता जब कॉलम वर्टिकल होता। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा तू बताओ मेरे को? रो AH2 क्या इसका वॉल्यूम है? नहीं समझ में आई बात? वो मेरी बात सुन, मजेदार चीज क्या, सुनना मेरी बात को। देखो यहाँ देखो, ये ये सवाल बनते हैं पर मैं तुम्हें करवाना नहीं चाह रहा, वैसे जबरदस्ती अपन लेट हो जाएंगे, अपने पास टाइम कम है। ये देखो, ये अगर आप इसका वेट कैलकुलेट करोगे, क्या भी कैलकुलेट करोगे? वेट। और थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है या वेट ज्यादा है? थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है ना? तो वेट से कितना ज्यादा है? तो जब आप ये वाला सेक्शन और इस सेक्शन का वॉल्यूम निकालोगे ना, उसका वेट निकालोगे, उतना ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का आ गया ना? क्योंकि अगर मैं आपसे एक पूछूं कि मेरे पास टैंक की वॉल्स वर्टिकल ही होती तो मैं इतना पानी भरता, तो कहानी पहली वाली बन जाती, यानी वेट के बराबर है थ्रस्ट फोर्स के बराबर, पर यहां ऐसा नहीं है। तो जो यहां फ्लूइड है ही नहीं, फिर भी वेट इतना आ रहा है, ऐसा क्या मतलब हुआ कि इस वर्टिकल ने काम किया है? तो अगर आपसे कोई पूछे वर्टिकल कितना है, आप बोलोगे सब यहां पानी भर दो, जितना वेट इस दोनों के पानी का आएगा वही वर्टिकल है। आगे समझ में? बनाओ डायग्राम। यार स्टैंडर्ड बढ़ गया यहाँ तो, है चांदी के ढक्कन। गजब। 1 घंटे 25 मिनट की क्लास होती है ना अपनी, इस लिहाज से अपने 10 मिनट बाकी हैं अभी। ठीक है। ये पहला वाला मिटा दूं?
सेकंड डायग्राम मिटा दूं? हाँ जी। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स एंड टॉर्क ऑन द साइड वॉल ऑफ द टैंक। इसमें मैं डेरिवेशन करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन फॉर्मूले याद रखने, रिजल्ट याद रखने, क्योंकि रिजल्ट्स पे सवाल आ चुके हैं तुम्हारे अपने सिलेबस में। वेरिएबल डेंसिटी के फ्लूइड होते ही नहीं है, और इसी का फायदा हमें मिल जाता है। एक्चुअली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाने में तो डेंसिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी फ्लूइड की। सी वाटर की डेंसिटी सी सरफेस पे और 1 किलोमीटर नीचे बराबर थोड़ा ना होती। अगर 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो 1000 मीटर, अरे भाई आइडियल फ्लूइड होता है, नॉन कंप्रेसिबल। रियल फ्लूइड तो नॉन कंप्रेसिबल होता है। नहीं समझ में आई बात? हम जब बात करते हैं ना आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, हम आइडियल वर्ड यूज क्यों करते हैं? ताकि हम मुसीबत से बच जाए। अगर रियल फ्लूइड्स ले लोगे तो डेंसिटी वेरी करेगी, तो आपकी सारी कैलकुलेशन खत्म, सब इंटीग्रेशन से रिजल्ट निकलेंगे। तुम्हें पता है फ्लूइड मजाक नहीं है फ्लूइड। जो एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं ना, मैथ्स में एमएससी करते हैं जो लोग, उनके मैथमेटिक्स में सारी फ्लूइड मैकेनिक्स चलती है। मतलब कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनको मैथ सिखाने के लिए फ्लूइड काम में लेते हैं। हम तो सब कुछ नॉर्मलाइज करके पढ़ रहे हैं, सब चीजें आसान आसान करके पढ़ रहे हैं हम, बहुत आसान करके। हवा की डेंसिटी हम ले लेते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है क्या? अगर कांस्टेंट होती तो मिराज फॉर्मेशन वगैरह क्यों होता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी क्यों करता? तो एक्चुअली तो कांस्टेंट नहीं होती ना, हम तो कांस्टेंट लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट ले रखा है, जी हमने कांस्टेंट ले रखा है, एयर रेजिस्टेंस हम लेते नहीं है। हम तो बहुत आसान फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं बेसिकली। फिर हम यहाँ आते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये मैंने एक टैंक बनाया है, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप। इसमें हमने पानी भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट तक, राइट। और ये जो साइड वॉल इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया। अब एक सिंपल सी चीज है, आप मुझे बताओ गोज प्रेशर तो लीनियरली ही चेंज होता है ना विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड हाइट। हेलो। और जो पैरामीटर्स लीनियरली बदलते हैं उनके लिए एवरेज निकालना बड़ा आसान है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। नहीं समझ में आई बात? क्या करना है? इनिशियल प्लस, आप मुझे बताओ फ्री सरफेस पे यहां अगर इस पॉइंट को मैं ए कंसिडर कर लूं और इसको मैं बी कंसिडर कर लूं, तो बताओ पी ए कितना है? 0। और पी बी कितना है? रो जी एच ना, है कि नहीं? तो बताओ साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर कितना है? पी एवरेज। तो आप बोलेंगे पी ए प्लस पी बी बाई 2, और ये मिल जाएगा आपको रो जी एच बाई 2। अरे मिला ना भाई? नहीं मिला? पक्का ना? अब जरा मुझे एक बात बताओ, साइड वॉल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? एच इंटू बी ना, बी इंटू एच। तो साइड वॉल पे एवरेज फोर्स कितना लग रहा है? एफ एवरेज अगर निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा बताओ? बी इंटू एच इंटू रो जी एच बाई 2 ना। और वास्तव में कितना मिला जरा बताना? 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर। हेलो। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए, ये तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरी वॉल पे, बताओ बॉटम एज से कितना ऊपर लगा हुआ मानू? आप सेंट्रो मास मानते हो ना? अरे यार, सेंट्रो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी अभी पढ़ा है आपने, बदल नहीं सकते आप। तुम्हारी क्लास को टॉप कौन कौन करता है? क्लास का टॉपर? अरे हाथ खड़ा करो ना यार, उसमें क्या है? क्या नाम है तेरा? अबे ये गलत बात है। तो वो श्रीलंका के अंपायर की तरह मत कर, कैच आउट देता था सर पे खुजाने लगा था वो। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, तो मैं ढूंढ लूंगा वो, तो सब पता कर लूंगा मैं, छोड़ो। सेंटर ऑफ मास को हम कैसे, ये मैं बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ ना। तुम्हें पता है मैं कितने साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? हाँ, यानी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब तुम्हारा जीवन दुनिया में अस्तित्व नहीं था। तो इतने सालों का जो तजुर्बा है ना, वो मैं यहाँ झोंकूंगा। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता जाऊंगा फ्लूइड के पढ़ाते पढ़ाते भी,
कि तुम्हें अगर फ्लूइड से 2 सवाल आए तो जो अपन फ्लूइड पढ़ेंगे उसके बदले तुम्हारे 10 सवाल सही होंगे नीट में। शर्त ये बताई भी हर चीज याद रखोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। पहली जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या था? चलो भाड़ में गया, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? अब तो बता दो यार। इज सही है? हेलो, अरे सही है ना? क्या सर ने यही पढ़ाया था? क्या किताब में यही लिखा हुआ था? गलत बात। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये तो मैंने कहना आईआईटी फर्स्ट रैंकर से लेकर के और कई सारे ऐसे नीट और एम्स फर्स्ट रैंकर पढ़ाए, उनकी भी समस्या यही थी। एक्चुअली हम अपनी चॉइस से चीजों को याद रखते हैं, ये गड़बड़ है। आपको चीजें वैसे ही याद रखनी जैसे आपको पढ़ाई जाती है, फिर आपके सवाल दोगुने सही होते हैं। आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में चेंज का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन है। इंस्टेंटेनियस मोमेंटम में और मे नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बट चेंज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये है सेकंड लॉ। तो फिर सवाल ज्यादा सही होंगे। अब तुम्हें झटके में गच्चा दिला देता है वो। यही था। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू external force and change in momentum takes place in the direction of applied force. Law है भाई. There is a huge difference between the law and definition. Laws is always given by nature, searched by some scientists. तो उन्होंने अपने नाम से दे दिया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पैदा होने के पहले भी थे ये, तो नहीं थे क्या? उसने बहुत माथापच्ची, गैलीलियो कर गया बेचारा ऑलरेडी। तो गैलीलियो ने सब कुछ तेलुगु में लिखा, तेलुगु में लोगों को समझ में नहीं आया, न्यूटन ने उस पर काम किया और अपने नाम से दे दिया न्यूटन हीरो। सो नेचर के होते हैं लो। तो लो अगर नेचर का है तो भाई छेड़छाड़ नहीं चलेगी। एग्जैक्टली वही याद करना पड़ेगा जो होता है। डेफिनेशन में आपकी चलेगी कि भाड़ में जाए आपने कैसे डिफाइन है, मेरे समझ में आ गया और मैं अप्लाई कर दूंगा। लो को एज इट इज अप्लाई करना जैसा वो होता है, कोई छेड़। तो अपनी चॉइस से चीजों को याद, जहां लो आ जाए वहां डूब जाना उसमें। अब सेंटर ऑफ मास की आप बात करते हो, एक्चुअली तो कुछ होता ही नहीं सेंटर ऑफ मास। अब ना हाइपोथेटिकल पॉइंट है at which whole mass of the system supposed to be for what? किस खुशी में? For dealing of translatory motion of the system. तो सेकंड लाइन क्यों याद नहीं रखते? हमारी मर्जी, हमें पहले ही पसंद है। हमारा था मैं MES बैच, हर्ष अग्रवाल वाला, अरुणांशु भट्टाचार्य, आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता से बिल्कुल मैंने दो मेरे जीवन में जो सबसे बेस्ट बच्चे पढ़ाए इंटेलिजेंसी के मामले, जो नेचुरली, चित्रांग मोडिया AIR फर्स्ट IIT और आयुष गुप्ता। रैंक उसकी पीछे आई थी क्योंकि बेवकूफ़ी कर गया था। मैंने 2-3 बार जगाया भी था पर वो नहीं जागा। जब जागा तब तक लेट हो चुका था। एक सवाल पढ़ा रहा था मैं फ्लूइड का, वो तुम्हें तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैंने 2-2.5 घंटे में सवाल को फ्रेम किया था। और जब मैंने उसको सवाल को करवाना शुरू किया तो मैंने एक्सप्लेन ही किया था सवाल, उसके पहले उसका आंसर आ गया था। इतनी जबरदस्त मैथमेटिक्स थी उसकी, तो क्या दिमाग उसका चलता था। तो खैर वापस आते हैं अपनी जगह पर। हम यहाँ थे, हम साइड वॉल पे बात कर रहे हैं, लगने वाला एवरेज फोर्स। सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता दी, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा एवरेज फोर्स कितना है। हेलो, एग्री? अब सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से y बिलो एक में dy विड्थ की स्ट्रिप कंसिडर कर लो। ये जो स्ट्रिप इसकी विड्थ कितनी है? dy। और हमें पता है इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी विड्थ की स्ट्रिप की? b, राइट? तो इसका एरिया, इसका जो एरिया DA होगा वो क्या होगा बच्चा? b dy ना, ये होगा ना? एग्री? अब सुनना, यहां फ्री सरफेस ये है ना, अरे है कि नहीं? तो बच्चों यहां से यहां प्रेशर कितना होगा? रो जी वाई कितना होगा? और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होगा DF, वो सरफेस के परपेंडिकुलर से अंदर लग रहा होगा। तो DF की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे साहब प्रेशर तो है रो जी वाई
और एरिया है बी डी वाई। कुछ गड़बड़? पक्का? गुड। अब सुनो, हमें कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से h तक, एवरेज फोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा? तो F की वैल्यू क्या मिली जरा बताना। रो G और B तो कांस्टेंट है बच्चा, नहीं समझ में आई बात? अंदर क्या मिलेगा? y dy, और y dy का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? y स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 तो सीधा लिख दूं क्या? h स्क्वायर बाई 2, तो आंसर ये आ गया। नहीं समझ में आई बात? एंड दिस इज व्हाट? एवरेज फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ द टैंक। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक सवाल है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी साइड वॉल पे लगने वाला एवरेज फोर्स बॉटम सरफेस पे लगने वाले थ्रस्ट फोर्स के बराबर है, तो बताइए उसकी रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है? तो अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप सोल्व नहीं कर सकते। नहीं समझ में आई बात? आपने साइड वॉल का हाइट ले लिया h, कितना हाइट ले लिया? h, और आपने लिया साइड वॉल पे लगने वाला फोर्स रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 होगा। हेलो? और थ्रस्ट फोर्स जो बॉटम पे लगेगा वो कितना लगेगा? रो जी एच इंटू ए, और ए है पाई आर स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? पर वहां ये रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 तो ना बनेगा फॉर्मूला, वहां तो ऐसे लोगे ना भाई, प्रेशर एवरेज क्या ले लिया आपने? रो जी एच बाई 2, और साइड वॉल का एरिया कितना लोगे? सब 2 पाई आर तो सर्कमफेरेंस है, और हाइट एच है, तो 2 पाई आर एच इंटू रो जी एच बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर। अब एक चीज और समझना। अब एक चीज और समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास टैंक, वापस वही कहानी, ये साइड वॉल थी, यहां फोर्स लगा कम, ज्यादा 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 टॉर्क तो मिल ही रहा होगा यार, और बॉटम एज के रिस्पेक्ट में मिल रहा होगा। हेलो? तो अब हम क्या करने वाले हैं? टॉर्क कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉटम एज। हेलो? तो टॉर्क तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू बॉटम एज। अब सुनना, ये बनाई मैंने साइड वॉल, तुम्हें कैलकुलेशन ये वाली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली, राइट? और वही कहानी करेंगे कि यहां से y बिलो एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी विड्थ कितनी है? dy। यहां फोर्स लगा df, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया? आप बोलेंगे h माइनस वाई। एंड व्हाट इज द टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ df? हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों, ये रही। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो इस df का, इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखूंगा डी टाउ, कितना लिखूं? चलो df की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, बोलो ना। रो जी, तुम बोरिंग हो यार, बी डी वाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? h माइनस वाई, और इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? 0 से h तक, तो टॉर्क मिलेगा नहीं मिलेगा? एग्री? हेलो? अच्छा क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है जल्दी बताओ। रो जी बी कांस्टेंट है। अब y को और dy को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा जल्दी बताना? h y dy माइनस, जल्दी बताओ, y स्क्वायर dy। एग्री? 0 टू h, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? y स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्टली h स्क्वायर बाई 2 लिख दूं, तो h क्यूब बाय 2, और ये क्या मिलेगा? h क्यूब बाई 3, तो h क्यूब बाय 6। अरे यार, तो क्या लिखो जल्दी बताओ टॉर्क की वैल्यू? टॉर्क इक्वल्स टू रो जी बी एच क्यूब बाय 6। एग्री? अब आते हैं हमारे हमारे कंसेप्ट पे। किस पे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम इस टॉर्क को, इस जो साइड वॉल पे लगने वाला एवरेज फोर्स था, पूरा का पूरा यहां से आर डिस्टेंस पे लगा हुआ मान लूं, और आर डिस्टेंस पे लगाने पे वो फोर्स इतना ही टॉर्क दे, तो वो आर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे? दिस मस्ट बी इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। एग्री? बोलो यार। अब मुझे बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? रो जी बी एच, यहां एच बचेगा,
रो जी बी एच स्क्वायर रवाना, ये कितना मिला 3, तो h/3 मिल गया। कहां से? बॉटम एज से। तो फ्री सरफेस से कितना 2h/3। सो आर परपेंडिकुलर इज वॉट h/3, याद रख लोगे कहां से? तो फ्री सरफेस से कितना, होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ दिस, अगर आपको पूछे वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप बोलेंगे h/3 above from the bottom edge and 2h/3 from the free surface। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस पूरी कैलकुलेशन में एक तो ये पता होना चाहिए कि एवरेज फोर्स कितना होता है और टॉर्क कितना होता है, बाकी तो आप ये निकाल लोगे। हमारी सारे सवाल यहां से बन जाएंगे, इससे ज्यादा उसकी पूछने की हिम्मत नहीं तुमसे। सब इसके अंदर अंदर ही पूछेगा, कंसेप्चुअल पूछे या न्यूमेरिकल पूछे। क्योंकि देखो यहां सुन ले मेरी बात, यहां तक पूछ चुका है, अब एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं लिखा हुआ, और पूछ लिया तो बुरा थोड़ी मानोगे। अरे टॉर्क तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं? डेफिनेटली है, तो उसका हक बनता है टॉर्क पूछने का। उसने ये थोड़ी कहा कि मैं रोटेशन में टॉर्क पूछूंगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।
श्वेता सिंह है? श्वेता सिंह, श्वेता सिंह कोई नहीं है? वो तो बाहर चले जाना भाई, बुला रहे हैं।